वेलकम फ्रेंड्स। आज के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड मटेरियल में रबर टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। रबर एक ऐसा मटेरियल है जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत वाइडली यूज किया जाता है। तो आज के डिस्कशन में हम लोग जो है, आज जो मेन कंटेंट्स होंगे डिस्कशन के, सबसे पहले तो व्हाट इज रबर, थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ रबर, देन वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ रबर, वी विल गो थ्रू सम ऑफ द एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रबर, और उसके बाद हम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन ऑफ रबर की बातें करेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज रबर। तो रबर इज अ मटेरियल दैट कैन बी स्ट्रेच्ड एंड विल retract rapidly and forcibly to substantially its original dimension upon the release of the force। कहने का मतलब यह है कि रबर एक ऐसा मटेरियल है जो कि फोर्स अप्लाई करने पे स्ट्रेच हो जाता है, और फोर्स रिमूव करने पे आ, बहुत तेजी से अपने ओरिजिनल जो शेप है उसको रीगेन करता है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो सकती है रबर की। फिर बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ रबर की, थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं रबर के क्या है। तो जो टाइमलाइन देखेंगे, टाइमलाइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रबर। तो रबर सबसे पहले जो है मायन पीपल ने डिस्कवर किया था। इट इज कंसिडर्ड टू बी डिस्कवर्ड बाय मायन पीपल। फिर 1736 में रबर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। In 1791, waterproof cloth with the help of rubber were made. In 1839, the process of vulcanization was discovered. In 1879, the first synthetic rubber was made in laboratory. In 1910, first commercial synthetic rubber was produced, and in 1931, first successful synthetic rubber was manufactured. After 1931, there is a big boom in the development of rubber technology. Till date, it has made a lot of advancement. सो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट इंसाइट था अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रबर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रबर की। तो बेसिकली रबर जो है, ये दो टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं, और ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग द रबर, यानी कि रबर का जो मटेरियल है उसका सोर्स क्या है। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ रबर है, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल रबर और दूसरा है सिंथेटिक रबर। तो बात करते हैं नेचुरल रबर क्या है। नेचुरल रबर इज अ येलोइश अमॉर्फस इलास्टिक मटेरियल obtained from the latex of the various tropical plants, especially the rubber tree। तो इसमें नेचुरल रबर में क्या है, ये बेसिकली एक लिक्विड होता है जो कि पेड़ की सैप के नीचे होता है, और पेड़ की बार्क में कट लगा के इसको कलेक्ट किया जाता है। और क्योंकि ये नेचुरल ट्रीज यानी नेचर से ऑब्टेन होता है, तो इसको प्रोसेस करके जिससे जो रबर तैयार किया जाता है उसको नेचुरल रबर कहा जाता है। दूसरा क्या है, सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर क्या है, बेसिकली सिंथेटिक रबर इज अ मटेरियल with the mechanical property that it can undergo elastic deformation under stress and still return to its previous size without permanent deformation। तो सिंथेटिक रबर भी एक प्रकार का रबर है, और ये लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, केमिकल्स के द्वारा इसको लैब में प्रिपेयर किया जाता है। और इस सिंथेटिक रबर को आप अपने यूज के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं बनाने में। और इसकी खास बात क्या है कि जब इस पे प्रेशर आता है तो ये डिफॉर्म हो जाता है, और जब प्रेशर या स्ट्रेस हटा दिया जाता है तो ये अपने ओरिजिनल शेप में रिटर्न होता है। इसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये बात हो गई टाइप्स ऑफ रबर की, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रबर बेस्ड ऑन द मटेरियल फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन्ड। यानी कि पहला नेचर से मटेरियल ऑब्टेन हुआ तो नेचुरल रबर, और दूसरा लैब में प्रोसेस किया गया तो सिंथेटिक रबर। ये फिगर में आप रबर प्लांटेशन देख रहे हैं, हीवा ट्री है। इसमें जो सैप है उसको बकेट लगा के कलेक्ट किया जाता है, और इसको फर्दर प्रोसेस करके रबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो लेटेक्स, वाइट लेटेक्स लिक्विड मिलता है, इसको हम लोग प्रोसेस करके रबर में कन्वर्ट करते हैं। अब आइए बात करते हैं नेचुरल रबर की। तो ये आपने देखा, फिगर में देख रहे होंगे, बार्क में एक कट लगाया गया है, और इसमें वाइट लिक्विड जो है, मिल्की लिक्विड जो है, ये बहते हुए नीचे जो बकेट लगी है उसमें कलेक्ट हो रहा है।
तो दिस इज ऑल्सो नोन एज इंडिया रबर, या हम लोग इसको सिंपली रबर कहते हैं। इट नेचुरल रबर इज मेड फ्रॉम मिल्की कोलाइडल, दैट इज लेटेक्स सैप, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। लेटेक्स एक नेचुरल पॉलीमर है, आइसोप्रीन कैटेगरी का पॉलीमर है। फिर बात करते हैं कि लेटेक्स सैप क्या होता है। तो लेटेक्स इज द प्रोटेक्टिव फ्लूइड कंटेन्ड इन द टिश्यू बीनीथ द बार्क ऑफ द रबर ट्री। A cut is made in the bark of the tree and latex is allowed to extrude into a collecting vessel over a period of hours. Latex is processed, then dried, sorted and smoked. तो ये बात हो गई लेटेक्स की, जो बकेट में इकट्ठा हो जाता है। अब बात करते हैं आइसोप्रीन क्या है। तो आइसोप्रीन जो है इज अ मेड बाय प्रोसेसिंग ऑफ लेटेक्स। आइसोप्रीन एक कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला जो है CH2 डबल बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड CH3 CH2 ये है। इट इज पॉलीमराइज टू गिव पॉली आइसोप्रीन यानी कि नेचुरल रबर। तो जो आपका आइसोप्रीन है ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से गुजरकर पॉली आइसोप्रीन, जो कि नेचुरल रबर का एक फॉर्म है, उसमें जो है तैयार होता है। और ये आप देख पा रहे होंगे, हमने आइसोप्रीन लिया यानी 2 मिथाइल ब्यूटाडीन लिया, और इसमें पॉलीमराइजेशन होने के बाद हमको नेचुरल रबर मिला जो कि पॉली आइसोप्रीन है। अब बात ये उठती है कि सिंथेटिक रबर की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ सिंथेटिक रबर। सो देर आर वेरियस रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल रबर। और सिंथेटिक रबर जो है इसी क्रम में डेवलप किया गया बिकॉज देर वॉज अ नीड टू डेवलप एन अल्टरनेट ऑफ नेचुरल रबर। तो सबसे पहला रीजन जो सिंथेटिक रबर के डेवलपमेंट का है वो है वोलेटाइल एंड राइजिंग प्राइसेस। क्योंकि रबर की प्राइसेस बहुत वोलेटाइल और एस्केलेट कर रही थी, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए सिंथेटिक रबर के डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी। दूसरा था सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, डिमांड सप्लाई में काफी गैप आ रहा था। तो क्योंकि नेचुरल जो आपका रबर है उसका प्रोडक्शन एक लिमिटेड अमाउंट तक ही हो सकता था। सो सिंथेटिक रबर जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस। देन ट्रांसपोर्टिंग द रबर टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, रीजनल कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू रबर प्लांटेशंस एंड इंक्रीज इन ग्लोबल डिमांड फॉर रबर। तो ये रबर ट्री एक पर्टिकुलर क्लाइमेट और सॉइल टाइप में ग्रो करती है। तो जहाँ पे ये ट्रीज हैं वहीं पे सैप ऑब्टेन किया जा सकता था, और फिर ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंसेस बढ़ रहे थे। तो इन सभी पांचों फैक्टर्स को देखते हुए देयर वाज अ नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट नेचुरल रबर, यानी कि नेचुरल रबर के एक अल्टरनेट के डेवलपमेंट की जरूरत हुई। सो देयर वाज द नीड ऑफ डेवलपिंग द सिंथेटिक रबर। अब इसी क्रम में बात करते हैं सिंथेटिक रबर क्या है। तो सिंथेटिक रबर इज अ वाइट crumbly plastic mass which can be processed and vulcanized in the same way as natural rubber. Second है इसका पॉइंट, जो most of the synthetic rubber are obtained by polymerization or polycondensation of unsaturated monomers. Synthetic rubber is produced in different ways, and here in the next slide, that is, you can see how the synthetic rubber is produced. So, production of synthetic rubber starts from crude oil or natural gas. Crude oil is refined to obtain naphtha. Then, either crude oil or natural gas, they are undergone the process of monomers. मोनोमर्स जो है, जो हमको क्रूड ऑयल से या नेचुरल गैस से मिलते हैं, वो ब्यूटाडीन हो सकता है, स्टायरीन हो सकता है, आइसोप्रीन हो सकता है, इथीन हो सकता है, प्रोपीन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। तो ये मोनोमर्स ऑब्टेन किए जाते हैं। फिर इन मोनोमर्स को जो है हम लोग जो है वल्कनाइजेशन करते हैं, और अलग अलग फॉर्म के सिंथेटिक रबर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे SBR, BR, NBR, IR, CR, और सिंथेटिक जो है लेटेक्स। तो ये सिंथेटिक रबर के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो ये पूरा फ्लो चार्ट आपको बता रहा है कि हाउ द सिंथेटिक रबर इज प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज। इट स्टार्ट्स विद द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, और फिर जैसा जैसा ये फ्लो डायग्राम है, सबसे पहले मोनोमर्स बनाया जाता है, और फिर उसके बाद मोनोमर्स को ट्रीट करके सिंथेटिक रबर बनाया जाता है।
फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रेक थ्रू जो है वो 1909 का है। सिंथेटिक रबर जो है बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मिथाइल आइसोप्रीन बाय हॉफमैन। यानी सिंथेटिक रबर को जो है हॉफमैन ने मिथाइल आइसोप्रीन को पॉलीमराइज करके बनाया था। फिर कमर्शियल रबर जो है ये ब्यूटाडीन को जो है पॉलीमराइज करके बनाया गया 1910 में। पॉलीब्यूटाडीन बनाया गया। और 1931 में नियोप्रीन बनाया गया, जो कि फर्स्ट सक्सेसफुल सिंथेटिक रबर था। तो ये रबर जो है सिंथेटिक रबर के मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज है। अब बात करते हैं वेरियस एग्जांपल्स। तो देर आर न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स जो हम डिस्कस करेंगे वो है पॉली आइसोप्रीन, ब्यूना बुना सीबी, ब्यूटाइल रबर, नियोप्रीन, सिलिकॉन रबर, ब्यूना एन एंड ब्यूना BUNA S, बुना एस। तो इन जो है रबर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉली आइसोप्रीन की, जो कि एक नेचुरल रबर है। तो पॉली आइसोप्रीन क्या है? इट इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड इज डैमेज्ड बाय एजिंग, सनलाइट एंड ऑयल। Used in domestic textile, paper, carpet industry. These are the applications. It is used as adhesives, toy balloons, etc. तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं आपके पॉली आइसोप्रीन के। फिर नेक्स्ट जो हमारा सिंथेटिक रबड़ है उस वो है ब्यूना, BUNA, ब्यूना CB की। तो इसके अंदर गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है। इट एग्जिबिट्स अ रिकवरी ऑफ 80% आफ्टर स्ट्रेस इज अप्लाइड। इट इज यूज्ड एज फ्यूल इन सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, रेलवे पैड्स एंड ब्रिज ब्लॉक्स। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट जो सिंथेटिक रबर है ये है हमारा ब्यूटाइल रबर। सो ब्यूटाइल रबर इट इज अ कलरलेस टू लाइट येलो विस्को इलास्टिक मटेरियल, excellent impermeability, air retention, vibration damping, and resistance to aging and to weathering. So these are some of the characteristics of butyl rubber. फिर बात करते हैं हम नियोप्रीन की, जो कि एक सिंथेटिक रबर है। सो नियोप्रीन हैज गुड केमिकल स्टेबिलिटी एंड मेंटेन्स फ्लेक्सिबिलिटी ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो न्यूप्रीन जो है ये एक सिंथेटिक रबर है और ये बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे जो है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रखता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा सिंथेटिक रबर है दैट इज सिलिकॉन रबर। सो सिलिकॉन रबर इज जनरली स्टेबल एंड नॉन रिएक्टिव। इट इज रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। एविएशन एंड एरोस्पेस वायरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है और हाई इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सिंथेटिक रबर है दैट इज ब्यूना एन। सो ब्यूना एन इट इज रेजिस्टेंट टू ऑयल, फ्यूल एंड अदर केमिकल्स। दैट इज इट इज रेजिस्टेंट टू केमिकल्स। इसका जो यूज है नॉन लेटेक्स ग्लव्स बनाने के लिए किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एडेसिव्स एंड एज अ पिगमेंट फॉर पिगमेंट बाइंडर, सिंथेटिक लेदर और प्रिंटर्स रूलर। तो इन चीजों को बनाने के लिए इस ब्यूना एन सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करते हैं हम ब्यूना एस की, जो कि एक सिंथेटिक रबर है। तो ब्यूना एस जो है इट हैज गुड एब्रेशन रेजिस्टेंस एंड गुड एजिंग स्टेबिलिटी, सीलिंग एंड बाइंडिंग एजेंट एंड बेटर ड्यूरेबिलिटी। सो दिस ब्यूना एस इज अ सीलिंग एंड बाइंडिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूना, BUNA, ब्यूना एस synthetic rubber. Now let us discuss the properties of rubber. So, rubber is a highly amorphous material. It is high randomly oriented. It has high randomly oriented structure. It has high tensile strength. It has low intermolecular forces, which allows flexibility. It has energy storing ability. It is water repellent and it resists to alkalis and weak acids. यानी कि rubber has a resistance to alkalis and weak acids. So these are the some of the properties of rubber. Now talking about the energy storing ability of a rubber, uh,
rubber can store the energy, that is elastic potential energy, and this energy is converted into kinetic energy when the load applied to the rubber is released. So when the rubber is stressed, the energy is stored in the rubber, and at the moment it is released, that stored energy is converted into kinetic energy. So this is the energy storing ability of the rubber. Now let us discuss about the advantages of rubber. So the first advantage of rubber is that it is lightweight, it can be molded, it has high stretch ability and flexibility, it is resistant to water and other chemicals, it possesses electrical insulation properties, it is shock absorbing. These are recyclable materials like plastic. They can be easily colored and they are available in more variety of vibrant colors, और डाइस का इस्तेमाल रबर को कलर करने के लिए किया जाता है. So these are some of the advantages of the rubber. Now let us discuss some of the disadvantages of the rubber. So first one is cold weather hardness. So as the temperature drops, the rubber gets hard. So this is the one of the disadvantage of the rubber. It becomes sticky in damp condition. That's why vulcanization is required to make it weather resistant and more durable. General inability to bear greater loads. So these rubbers can withstand limited loads. Heat absorbency. These rubbers absorb heat. Sometimes they are infectious to skin or allergic to skin, and they have relatively high cost of raw materials. So initial raw material cost is high. So these are the some of the disadvantages of rubber. Now let us talk about vulcanization. What is vulcanization of rubber? So vulcanization is a chemical process for converting rubber or related polymers into more durable materials by addition of sulfur or other equivalent curatives. So these are vulcanization is a process that makes the rubber more durable and more stable. Here in the figure you can see polyisoprene being vulcanized with sulfur. So क्रॉस लिंक जो है आपका पॉलीआइसोप्रीन और सल्फर की चेन्स बनती हैं, और इस वजह से, इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो आपका वल्कनाइजेशन के बाद जो तैयार रबर होता है, दैट इज मोर इनर्ट एंड स्टेबल. सो दिस इज वल्कनाइजेशन. अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रबर की. तो रबर का बहुत वाइड एप्लीकेशन है और इसको कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है. सम ऑफ द कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ द रबर आर इन डेली हाउस होल्ड यूज आइटम्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, एडेसिव as a adhesive material, as a sealing agent, insulation material, sport goods, paints and dyes. So these are some of the applications of the rubber. These are the places where rubber is used. Now talking about the daily use items. So here you can see rubber made items find large applications in our daily life of household items such as shoes, clothes, remote controls, storage bins, even bowls and glasses are also made of rubber. Containers are also made of rubbers. So these are some of the daily use items made of rubber. Now talking about automotive industry. In automotive industry, rubber finds many applications such as tires, seat belts, bumpers, gaskets, and car interiors. A life-saving device may also be made of rubber or planted in a car in the form of airbag. So this is the application of rubber in automotive, automobile industry. Now use of rubber as adhesive material. So rubber adhesives are mostly used such as sellotapes or Fevicol. So these are the some of the rubber adhesives. Rubber is also used as a sealing agent. So rubber sealants are used in form of liquids. Here the paste of the liquid or gel is applied, and on drying up, it seals the gaps or the openings. So rubber is also used as sealing agent. Moreover, rubber is also used as insulation material.
Here you can see some of the uses of rubber as insulating materials. It is used for electrical and heat insulation. For both the cases, air conditioning copper pipes are often insulated by rubberized material so that the pipes remain cool, and its conduction with the atmosphere is regulated. So these are the some of the applications. Here you can see in the figure of the rubber as a insulating material. Rubber is also used for making of sport goods. Here you can see rubber is used in making various sport items such as grips, basketball, football, padding, etc. So these are the some of the items that are made from rubber for the sport industry. Now, rubber is also used in the manufacture of dyes and paints. Rubber paint is a durable, creamy, brushable layer of paint. It is used as a paint for sailcloth, wax paper, plastic. It gives high finish level. So this rubber can be used as paint also. Moreover, rubber has many other applications such as medical and dental application in the field of medicine and dental. It is also used for making toys. It is used for making rubberized asphalt. It is also used for packing, used in packing industry and so on. So these are the some of the applications of rubber. In this pie chart, you can see how the consumption of natural rubber according to the end product is there in various industries. So overall, most of the rubbers is used in the form of tubes and auto tires, which is 44%, and rest 66%, or you can say 65.5% is used in other industries. This graph shows how with the increasing time, consumption of rubber has increased in various continents. So various European, African, Asian, North American and Latin American continents, how the consumption of rubber has increased with time. So this was a brief overview of rubber, different types of rubbers, that is natural and synthetic rubber, and uses or applications of the rubber in various industries. तो आज का डिस्कशन हम लोग रबर पे यहीं तक रखते हैं। इस डिस्कशन में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको जो है मैसेज करके क्वेरी जो है अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और आपके डाउट को जो है क्लैरिफाई किया जाएगा। और आज के डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं हम लोग। और यदि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।